बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्च 2021 का अटैम्प्ट हम सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5A। 5A इज़ बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन यू कैन से। टोटल इसके 8 नंबर हैं। इसका मतलब आपको तकरीबन 14-15 मिनट में इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। और जो सवाल आपसे रिक्वायर कर रहा है वो ये आपसे मांग रहा है कि आप वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये जो ऊपर दिए गए केसेस हैं इसके अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमिन करके बता दें। और जो वैल्यू ऑफ सप्लाई आपने डिटरमिन करनी है साथ में उसके रीजंस ऑफ ट्रीटमेंट, यानी एक आध सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें कि आप किसी आइटम को अगर किसी तरीके पर ट्रीट कर रहे हैं तो उसकी रीज़न क्या है, यानी कि प्रोविजन ऑफ लॉ स्टेट करनी है। सो फॉलोइंग आर इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस। सो एक ट्रांजैक्शन का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। कैरिड आउट बाय डिफरेंट एंटरप्राइजेस। टैक्सेबल गुड्स ऑफ रुपीज़ 8 लाख were sold to one of the dealers. The amount was net of 20% trade discount, which was in accordance with the market terms. The discounted price was not shown on tax invoice. Now taxable goods हैं 8 लाख रुपए की जो कि आपने एक डीलर को सेल कर दी हैं। नाउ डिस्काउंट का जो लॉ है वो सेल्स टैक्स लॉ क्या कहता है डिस्काउंट के बारे में? सेल्स टैक्स लॉ ये कहता है कि आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई पे पहले जाना पड़ेगा नोट्स में। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 2 सबसेक्शन 46, और इसमें लोकल सप्लाईज के केस में आपको ये प्रोविजन ऑफ लॉ मालूम होना चाहिए कि डिस्काउंटेड प्राइस पे आप सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं दो कंडीशंस पूरे होने पे। सो वो दो कंडीशंस क्या हैं? वो दो कंडीशंस यहाँ पे नरेट हुई हैं कि कंडीशन ये है कि डिस्काउंट इज़ इन कन्फॉर्मिटी ऑफ नॉर्म्स ऑफ बिजनेस, नंबर 1। नंबर सेकंड, सेल्स टैक्स इनवॉइस शुड शो डिस्काउंटेड प्राइस। सो ये दो चीज़ें पूरा होना ज़रूरी है कि आपकी सेल्स टैक्स इनवॉइस भी वो डिस्काउंट शो करे और वो नॉर्मल डिस्काउंट होना चाहिए है। सो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें ये बता रहा है कि ये चूँकि डिस्काउंट जो था दैट वाज इन अकॉर्डेंस विद द मार्केट नॉर्म्स, तो इसका मतलब नॉर्मल डिस्काउंट था। और दूसरी चीज़ क्वेश्चन ये बता रहा है कि डिस्काउंटेड प्राइस वाज नॉट शोन ऑन टैक्स इनवॉइस। यहाँ पे आप डंडी मार रहे हैं, आप टैक्स इनवॉइस के ऊपर वो डिस्काउंटेड प्राइस मेंशन नहीं कर रहे। तो इसका मतलब जो सेल्स टैक्स चार्ज होगा वो डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं होगा बल्कि फुल प्राइस पे होगा। तो यहाँ पे जो आपको 8 लाख रुपए वैल्यू दी गई है, हमें करना ये होगा कि हमें इस 8 लाख रुपए को वैल्यू सप्लाई हम नहीं ले सकते। सो आई विल राइट हियर क्वेश्चन 5A part, and we are going to determine the value of supply in our situation 1। सो ये जो 8 लाख रुपए हैं ये चूँकि डिस्काउंटेड प्राइस है, सो आपकी जो फुल प्राइस है अगर वो 100 है और आपने 20% का डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब ये जो 8 लाख रुपए है ये किसके इक्विवेलेंट है? ये इक्विवेलेंट है इस वैल्यू के, ठीक है। और मुझे ये वैल्यू बनानी है, यानी वो वैल्यू जिसमें से डिस्काउंट माइनस ना हुआ हुआ हो। सो व्हाट आई डू इज़ कि 8 लाख रुपए जिसके इक्विवेलेंट है उससे डिवाइड कर दो और जो वैल्यू बनाना चाहते हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट 1 मिलियन। सो 1 मिलियन विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और हम इसकी रीज़न बता देंगे कि क्यों हम डिस्काउंटेड प्राइस को वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं ले रहे। सो सेल्स टैक्स का कैलकुलेशन अब 1 मिलियन के ऊपर किया जाएगा। ओके जी। सो सेकंड पॉइंट इज़ टैक्सेबल गुड्स ऑफ 15 लाख वर यूज फॉर इंटरनल टेस्टिंग एंड वैल्यूएशन पर्पजेस। सो इंटरनल यूजेज है गुड्स का, 15 लाख की वो चीज़ें हैं। 40% ऑफ दीज गुड्स वर लोकली प्रोक्योर्ड। प्रोक्योर्ड का मतलब होता है ख़रीदना। वाइल द रिमेनिंग 60% ऑफ दीज गुड्स वर ओन मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब होता है ख़ुद से किसी चीज़ को बनाना। तो अब हम ज़रा यहाँ पे प्रोविजन ऑफ लॉ देख लेते हैं कि हमारी कौन सी प्रोविजन ऑफ लॉ यहाँ पे टच हो रही है। सो वी विल गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई सेक्शन 2 सबसेक्शन 33, और इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने ये पढ़ा था कि किस किस चीज़ किस किस ट्रांजैक्शन को सप्लाई ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? पुटिंग टू प्राइवेट। अगर आप किसी चीज़ को पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज़ ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। गुड्स प्रोड्यूस का मतलब ये है कि वो चीज़ जिसको आपने मैन्युफैक्चर किया हो,
ड्यूरिंग द टैक्सेबल एक्टिविटी फॉर पर्पस अदर देन टैक्सेबल सप्लाईज। यानी अगर आपने अपने बिजनेस नॉन बिजनेस यूज़ में लिया है, लेकिन ज़रूरी यह है कि वो आइटम आपका अपना प्रोड्यूस्ड आइटम है, खुद से आपने मैन्युफैक्चर किया है, तो फिर वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम को अगर आप अपने ही बिजनेस में इस्तेमाल कर लेते हो तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करता है, यस। हाँ, अलबत्ता अगर वो आइटम आपने बाज़ार से ख़रीदा है तो फिर वो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है। तब हम देख लेते हैं कि क्या सवाल क्या बता रहा है। सवाल ये बता रहा है कि 15 लाख की गुड्स हैं जिसमें से 60% हैं जो आपके खुद के मैन्युफैक्चर्ड हैं और 40% बाज़ार से ख़रीदे गए हैं। आपने इस्तेमाल इसको इंटरनल टेस्टिंग के लिए किया है, यानी बाज़ार में बेचा नहीं, आप इसको टेस्ट करना चाहते थे और बिज़नेस के अंदर इस्तेमाल हो गया। सो 60% जो है वो सप्लाई ट्रीट होगा क्योंकि ये आपका ओन मैन्युफैक्चर्ड आइटम है। सो जो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई अब हम बनाएंगे यहाँ पे सेकंड केस में, वही होगा कि 15 लाख का 60%। तो सेकंड केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी दैट विल बी 15 लाख और इसका 60% विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन में आता है और द आंसर विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो पॉइंट नंबर 3 पे आ जाए जी। अब पॉइंट नंबर 3 सेज व्हाट। पॉइंट नंबर 3 सेज एडवांस ऑफ रुपीज़ 6 लाख में। अब ये देख लेते हैं कि मिला है कि आपने दिया है। एडवांस ऑफ रुपीज़ 6 लाख वॉज रिसीव्ड। 600,000 का एडवांस आपको मिल गया फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड इन अप्रैल 2022। गुड्स आपने अप्रैल में देनी है, आप इस वक्त फरवरी के मंथ का कैलकुलेशन बना रहे हैं, तो इसका मतलब मार्च अप्रैल अभी कुछ टाइम है कि आपको एडवांस में पैसे मिल गए 6 लाख। अब सवाल ये है कि क्या इस 6 लाख को सप्लाई ट्रीट किया जाए और इसके ऊपर सेल्स टैक्स कैलकुलेट करके वो ख़जाने में जमा कराया जाए। आंसर वी नीड टू फाइंड आउट कि आंसर क्या होगा, येस और नो। सो इसके लिए जो प्रोविजन ऑफ लॉ हमें रेफ़र करना होगी उसको हम पहले तलाश करते हैं कि हमें कौन सी प्रोविजन ऑफ लॉ है जो रेफ़र करनी है। सो इसके लिए आप देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई का डेफिनेशन। सो टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 2 सब सेक्शन 44 एंड इट सेज के गुड्स के केस में अदर देन हायर परचेज। ठीक है, अदर देन हायर परचेज गुड्स के केस में टाइम सप्लाई क्या होता है, व्हेन दीज गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल। जब ये इसका मतलब पेमेंट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस सारी बात से, गुड्स की डिलीवरी का ताल्लुक है या मेड अवेलेबल करने का ताल्लुक है। तो अगर आपको एडवांस पेमेंट मिली है तो वो सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई वो नहीं होगा, बल्कि टाइम ऑफ सप्लाई वो होगा जब आप गुड्स किसी को अवेलेबल कर देंगे। तो गुड्स जो अवेलेबल करेंगे आप वो तो अप्रैल के मंथ में है, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई इस मंथ में फरवरी के मंथ में पॉइंट नंबर 3 के केस में विल बी ज़ीरो। बेशक आपको 6 लाख रुपए एडवांस मिला है, लेकिन चूंकि गुड्स ही अप्रैल में जानी है तो इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है वैल्यू ऑफ सप्लाई बनाने की। ओके जी, पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 इट सेज व्हाट। इट सेज कि 1,000 यूनिट्स हैं ऑफ टैक्सेबल गुड्स लिस्टेड इन थर्ड स्केड्यूल। ये जो थर्ड स्केड्यूल आइटम है इसके लिए तो रूल ऑफ थंब हमें पता है कि इसको चाहे जिस वैल्यू पे भी ख़रीदो चाहे जिस वैल्यू पे भी बेचो, आपने जो सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन के लिए जो वैल्यू लेनी होती है वो रिटेल प्राइस है। ठीक है, सो 1,000 यूनिट्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स लिस्टेड इन थर्ड स्केड्यूल वर सोल्ड एट अ यूनिट प्राइस ऑफ 5,000। रिटेल प्राइस ऑफ ईच यूनिट वॉज 6,000। सो 1,000 यूनिट थे, ठीक है, जो कि थर्ड स्केड्यूल आइटम थे जो कि आपने बेचे हैं और कितने का बेचा है, 5,000 का एक यूनिट बेचा है, लेकिन यूनिट प्राइस उसकी 6,000 थी। तो भाई सेल्स टैक्स लॉ में जो थर्ड स्केड्यूल आइटम होते हैं उसके केस में आप हमेशा रिटेल प्राइस पे ही कैलकुलेशन बनाते हैं। तो आपने जो 1,000 आइटम बेचा है बेशक उसकी प्राइस 5,000 है, लेकिन चूंकि रिटेल प्राइस 6,000 है सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ख़रीदेंगे भी जिस मर्ज़ी प्राइस पे, लेकिन सेल्स टैक्स कैलकुलेशन जो बनेगी वो 6,000 पर यूनिट पे ही बनेगी, और बेचें जिस मर्ज़ी प्राइस पे तो सेल्स टैक्स कैलकुलेशन 6,000 पे ही बनेगी। सो यू कैन से कि टेक्निकली न्यूमेरिकली स्पीकिंग जो इनपुट और आउटपुट टैक्स का डिफरेंस होता है थर्ड स्केड्यूल आइटम में वो ज़ीरो होता है, क्योंकि जितने का ख़रीदा जा रहा होता है
उसी के ऊपर जित कीमतें ख़रीद भी वही होती है और कीमतें फ़रोख्त भी वही होती है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन बनाई जाती है। ओके जी, नेक्स्ट आइटम पॉइंट नंबर 5, न्यू पार्ट्स ऑफ 12 लाख वर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू रिप्लेस डिफेक्टिव पार्ट्स अंडर वारंटी। ये जो वारंटी का मामला है, इसको इस तरह से आप समझ लें कि इट्स अ बिज़नेस सिचुएशन। और बिज़नेस सिचुएशन क्या है कि वारंटी वाला आइटम, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक आइटम ख़रीदा है 10,000 रुपये का, और जो सेलर है वो आपको ये कह रहा है मैं आपको इसकी 1 ईयर वारंटी भी दूंगा। और सेल फ़ोन के केस में आपने अक्सर एक्सपीरियंस की होगी ये चीज़ कि अगर आप वारंटी वाला मोबाइल लेते हैं तो वो थोड़ा सा महंगा होता है। अगर यही मोबाइल आप बगैर वारंटी के लेंगे तो वो थोड़ा सा सस्ता होगा, लेट्स से 9,000 रुपये का, लेकिन उसकी वारंटी कोई नहीं होगी। नाउ इन दोनों आइटम्स में कोई डिफरेंस होता है? सो नो डिफरेंस, आइटम ये सेम ही होता है। यू कैन से कि ये एक सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम है जो उसने ले लिया 1,000 रुपये का, ठीक है। और ये डिफरेंट कस्टमर से लेता रहेगा, और फिर जिस वक्त किसी कस्टमर की कंप्लेन आएगी तो फिर उसको पार्ट्स की रिप्लेसमेंट फ्री कर देगा ना। वारंटी पार्ट्स जो होते हैं उनकी प्राइस जिस वक्त वारंटी वाला आइटम सेल हुआ हुआ होता है, तो इस 10,000 के अंदर क्या ये 1,000 शामिल नहीं है? ठीक है। सो योर आंसर विल बी यस, बिल्कुल शामिल है। इस 10,000 के अंदर ये 1,000 बिल्कुल शामिल था। तो इसका मतलब जब मैंने आइटम बेचा था 10,000 रुपये का, तो मैंने उसके ऊपर सेल्स टैक्स कैलकुलेट किया था। तो जब वारंटी पार्ट को सेल किया जाता है ना, तो उसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन दोबारा नहीं बनाई जाती, ठीक है। क्योंकि इसमें 9,000 रुपये का तो आइटम था और 1,000 आपने वारंटी के लिए थे, तो सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन तो दोनों प्राइसेस पे हो चुकी हुई थी, ठीक है। सो इसलिए दे विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी ज़ीरो फॉर सेल ऑफ पार्ट्स अंडर वारंटी। तो पॉइंट नंबर 6 पे अब हम आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, लास्ट वन, टैक्सेबल गुड्स ऑफ 4 लाख वर सोल्ड एट क्रेडिट टर्म्स ऑफ टू 2/10 and 30। ये आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में यकीनन पढ़ा होगा। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर 10 दिन में पेमेंट कर दोगे तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। टैक्सेबल गुड्स आपने किसी को बेच दी उधार के ऊपर, क्रेडिट टर्म्स के ऊपर, और क्रेडिट टर्म्स क्या हैं? 2/10। इसका मतलब अगर 10 दिन में पेमेंट करोगे 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 4 लाख का 2% कैलकुलेट करेंगे और वो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। N/30 मतलब ये है कि आपने मैक्सिमम 30 दिन में पेमेंट करनी है, और अगर 30 दिन से ज़्यादा लगाओगे तो फिर 2% का मार्कअप पे करना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ क्रेडिट टर्म्स आर आई मीन ड्राफ्टेड। उनको लिखने का, एब्रीविएट करने का एक तरीका है, समझ लें। सो एग्जामिनर समझता है कि आपको ये चीज़ मालूम है। कस्टमर पेड द अमाउंट विद इन 10 डेज। सो अगर कस्टमर ने 10 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दी तो इसका मतलब 2% का डिस्काउंट उसको मिलेगा। एंड अवेल द डिस्काउंट, और उसने वो डिस्काउंट हासिल कर लिया ना। यहाँ पे अब आपको दो चीज़ों का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। एग्जामिनर ये प्रिज्यूम कर रहा है कि आपको ये पता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि भाई थोड़ा सस्ता कर दो, वो दुकान वाला इतने का दे रहा है, तुम 100 का ना दो, तुम 80 का दे दो, देखो हम आते रहते हैं तुम्हारे पास। सो दिस इज़ बारगेन डिस्काउंट, राइट। सो आप जब ये वाला डिस्काउंट लेते हैं तो दिस इज़ ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है ये बेसिकली पेमेंट अर्ली पेमेंट पे डिस्काउंट है, राइट। सो अर्ली पेमेंट का जो डिस्काउंट है, इसकी सेल्स टैक्स लॉ में कोई हैसियत नहीं है। आपने 100 रुपये का सामान ख़रीदा, जल्दी पेमेंट की और 80 कर दी। क्रेडिट टर्म्स ये अलाउ करते थे कि आपको 20 रुपये, आपको 80 देने अगर जल्दी पेमेंट कर दोगे, तो सेल्स टैक्स का कैलकुलेशन 100 पे ही होगा, ठीक है। अर्ली पेमेंट या अर्ली रिसीट डिस्काउंट की कोई हैसियत नहीं है सेल्स टैक्स लॉ में। सेल्स टैक्स लॉ ने जितनी बात की है वो इसकी की है कि अगर आप 100 रुपये की चीज़ मार्केट में यूजली बेचते हैं और अब आप किसी को 80 रुपये का बेच रहे हैं, तो सेल्स टैक्स का कैलकुलेशन 100 पे होगा या 80 पे, इसका फैसला दो बातों से होगा। नंबर वन, कि ये नॉर्मल इन अकॉर्डेंस विद नॉर्म्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। नंबर सेकंड ये कि इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंटेड प्राइस मेंशन होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस पूरी कर दो तो 80 पे सेल्स टैक्स चार्ज कर सकते हो, ठीक है। 80 रुपये वैल्यू सप्लाई लोगे
और उसके ऊपर सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन बना दोगे, राइट। सो हमारा जो इस वक्त सवाल है पॉइंट नंबर 6 वो कैश डिस्काउंट पे है। ये तो मैंने वैसे कंपैरिजन के लिए बताया। सो कैश डिस्काउंट के केस में बेशक उसने डिस्काउंट अवेल किया है आपके कस्टमर ने, लेकिन आप जो उसका सेल्स टैक्स का कैलकुलेशन बनाएंगे वो पूरे 4 लाख पे ही बनाएंगे, राइट। और डिस्काउंट का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो दैट्स अबाउट क्वेश्चन 5 है। इसमें अब अगर आपका कोई कन्फ्यूजन या सवाल होगा तो हम कमेंट्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।